हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनएफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल। ये वाला सेशन या ये वाला सीरीज़ डीएसई मैकेनिक्स जो मैथमेटिक्स बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो एक पेपर इलेक्टिव सेलेक्ट करते हैं जिसका टाइटल मैकेनिक्स है। एक्चुअल में ये पेपर फिजिक्स के बैकग्राउंड का है, मतलब हायर फिजिक्स के बैकग्राउंड का है, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड में इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा जाता है। मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे आप बोलते हैं उसी तरीके का एक हायर डायमेंशन लेवल का मैकेनिक्स का पेपर है, जो कि कोर फिजिक्स है अपने आप में, बट मैथमेटिक्स के रेंज में इसको रखा गया है। तो चूँकि इस पर्टिकुलर सीरीज़ को मैं डिमांड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, तो ये रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा और इसमें हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में ही इसको बनाएँगे। मतलब हर पर्टिकुलर यूनिट से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिससे आप अपने मार्क्स कंटेन कर सकते हैं। पेपर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ये, हर किसी की बस की बात नहीं होती, थोड़े-सा लेंथी भी होता है। इसलिए इस पे कंटेंट सेलेक्टिव, इम्पोर्टेंट ही बन पाएँगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सरसाइज़ हम नहीं कर सकते। इसमें एक तरह से कहा जाता है कि क्वेश्चंस को भी पहचान के चलना पड़ता है। इस पेपर में आपको कहा जाए कि क्वेश्चन को भी याद करके चलना पड़ता है। वहाँ पे ऐसा आप कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि कुछ फ़ॉर्मूला है और उस फ़ॉर्मूले को जाके वहाँ पे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ द स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेपर व्हिच टाइटल इज़ मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स आप जानते हैं यांत्रिकी एक फिजिक्स का ही फ़ील्ड है। तो यूनिट को थोड़ा-सा कंप्रेस किया है एनईपी वालों ने, बनाने वालों ने। पहले के जो मैकेनिक्स का पेपर हुआ करता था, उससे थोड़े-थोड़े चेंजेस इन्होंने किए हैं। तो ओवरऑल हर तरह से जैसे हमारे पास सभी बाकी फिजिक्स या मैथ्स के पेपर में 4-4 यूनिट होते हैं, इसमें भी 4 यूनिट हैं। और उन 4-4 यूनिट में एक-एक यूनिट में 2-2 3-3 चैप्टर भी हैं और उन हर चैप्टर में से अपन को जो अपने रेंज का है, जो स्कोरिंग करने वाला है, उस चीज़ों को अपन को करते चले जाना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के टाइटल के नाम से, ठीक? और एक चीज़, ये सीरीज़ स्टूडेंट्स के डिमांड पे डिपेंड करेगी। अगर रिस्पॉन्स बहुत ठीक-ठाक रहेगा, तो इसके क्लासेस कंटिन्यू होते रहेंगी। अगर रिस्पॉन्स नहीं रहेगा या बहुत लो रिस्पॉन्स रहेगा क्लासेस पे, तो इमीडिएटली इसको मैं स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि ये फिज़िक्स के एक्चुअल में है तो मैथ्स का, फिज़िक्स के रेंज का है, इसलिए मैं इसे कवर कर रहा हूँ। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे ये डिपेंड करेगा कि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। मेबी जहाँ तक मैंने अभी देखा है कि एक यूनिवर्सिटी आपके रविशंकर यूनिवर्सिटीज़ का टाइम टेबल आया है, जिसमें मेबी इसका पेपर 24 जून को है। सो आज अगर 10-12 मई के टाइम पे, 13 मई के टाइम पे अगर मैं ये क्लासेस आपको डिलीवर कर रहा हूँ, मतलब 24 जून के बीच में ठीक-ठाक टाइम है। और अगर इसके हम लोग मैकेनिक्स के कुछ 8-10 क्लास करके अगर हम लोग एक अच्छा खासा स्कोरिंग कांसेप्ट अपना बना लेते हैं, तो उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। सो फर्स्ट एक यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल, एक टारगेट टाइम मेरे पास है कि 24 जून को आपका पेपर है इस मैकेनिक्स का। सिमिलरली जो अगले यूनिवर्सिटीज़ अपने टाइम टेबल शो करेंगे, बिलासपुर यूनिवर्सिटी जैसे अटल यूनिवर्सिटी हो गया, दुर्ग यूनिवर्सिटी और बस्तर यूनिवर्सिटी, तो मेबी उनके टाइम टेबल्स में डेट्स भी इसी तरीके के पैरेलल टाइम पे होंगे या फिर थोड़े बहुत और आगे होंगे। मेबी जुलाई वगैरह के टाइम पे आप देंगे, तो टाइम तो है, बट ये डिपेंड करेगा आप लोगों के रिस्पॉन्स पे। आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक रहेगा मैथ्स के स्टूडेंट्स का इसके लिए हर क्लासेस के बाद, तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगा। आपको पसंद आएगा तो ही इस पे डिलीवर करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले थोड़ा-सा ये यूनिट नंबर 1 हमारे पे इस मैकेनिक्स के पेपर में क्या दिया है उसके बारे में अपन अंडरस्टैंड करते हैं, सिलेबस के बारे में, और उससे स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को लेके आज अपन इसको चालू करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में एनालिटिकल कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स, कि एक ही प्लेन में अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बल लग रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इक्विवेलेंस फॉर्म में रहना, साम्य अवस्था में रहने के लिए क्या कंडीशंस, क्या प्रतिबंध होते हैं, उनके प्रमेय पढ़ना है आपको। ये थोड़ा-सा ट्रेडिशनल मैथ्स जैसा नहीं है, थ्योरम्स पढ़ने हैं। थ्योरम्स भी कोर फिजिक्स के प्रॉब्लम जैसे आपको लगेंगे, ठीक? इसी चीज़ को 2 डायमेंशन के लिए पढ़ना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंस कंडीशन में रखा हुआ है, तो वो 1 डायमेंशन में कैसा होगा और 2 डायमेंशन में कैसा होगा, उस चीज़ को अपन को समझना है। और कैसे उसके संतुलन के लिए क्या-क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं, उनके इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो वो फिर इसमें कवर होगा आपका एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। यहाँ पे मैं इसको 2D और 3D दोनों ही, 2D एंड 3D तीन दोनों ही प्रकार के कांसेप्ट के आधार पे लेके चलता हूँ कि ये दोनों ही आपको जानना है। उसके बाद त्रिविमाओं में बल वही चीज़ है, पॉइंट केंद्र पॉइंट, शून्य रेखाएँ एवं शून्य समतल। तो इसके ये फर्स्ट लाइन तक के कंटेंट कुछ क्लास में मैं कवर करूँगा, उतने से आपको एग्ज़ाम में चीज़ें मिल जाएँगी। बहुत लेंथी है, 2-3 चैप्टर से मिल के बना है और एक-एक
प्रमेय को समझाने के लिए हो सकता है हमको डेढ़-डेढ़ घंटे, 2-2 घंटे भी लग जाते हैं कई के टॉपिक्स को। तो मैं चूँकि उतना लेंथी क्लास आपके लिए बना नहीं सकता, आपके लिए भी बोर रहेगा और मैं भी उसको आपको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो एग्ज़ाम में आप कैसे बना सकें, कौन से वो थ्योरम्स और प्रमेय हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, इसके लिए कुछ प्रीवियस पेपर्स की भी स्टडी की गई है। उन क्वेश्चंस को लेके हम एक ब्लाइंड हिट लगाने की ही कोशिश कर पाएँगे। मैं आपको एग्ज़ैक्ट यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, नहीं आएगा, ये इसकी एक्यूरेसी नहीं दे पाऊँगा, बट 90% चांस रहेगा कि वो आपके एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक? आप अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर है उससे भी इस चीज़ को डिस्कस करके बात कर सकते हैं। ठीक? तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं इस यूनिट के आज के फर्स्ट चैप्टर को, जो कि कोप्लेनर फोर्सेस के अकॉर्डिंग होता है। उससे पहले कुछ फिजिक्स की छोटी-छोटी चीज़ें जो इस मैकेनिक्स के कांसेप्ट को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन जानेंगे और फिर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और वो टॉपिक ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस टाइम पे आए हुए हैं ना, जो आए हुए हैं, जो एग्ज़ामिनर पेपर बनाने वाले के लिए बहुत ज़्यादा पसंद का चीज़ है, जो हमेशा वो क्वेश्चन में उठाता है। तो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते रहता, चीज़ें रिपीट होते रहती हैं, ठीक है? चलिए कुछ बेसिक डेफिनेशन वाले पोर्शंस को अपन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, समतलीय बलों की साम्यावस्था के लिए वैश्लेषिक प्रतिबंध, एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, कोप्लेनर फोर्स, एक ही बल पे। तो फोर्स क्या है? ठीक, फोर्स बल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है तो उसके लिए क्या-क्या डेफिनेशन होती है? तो आपको पता है कि बल जो है, मैं एकदम बेसिक न्यूटन के थ्योरम व्योरम पे नहीं जा रहा हूँ। आपको पता है कि एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, कहीं पर एक फोर्स अप्लाई होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, कुछ मात्रा होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है और उसका एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, एक दिशा होती है। बल का मान होता है कुछ ना कुछ, उसकी कुछ दिशा होती है और उसका एक लाइन ऑफ एक्शन होता है कि मैक्सिमम वो किस लाइन पे किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो रहा है। इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे, कब कहेंगे आप कोई चीज साम्यावस्था में है? किसी पिंड पर अनेक बल क्रिया करके उसको विराम में रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। इसी के ऊपर अपन को डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस की एक्टिविटी को समझना है कि कब कोई चीज साम्यावस्था में रहती है। जैसे अर्थ हो गया, अर्थ अपने ऑर्बिट पे साम्यावस्था पे है, तो भाई उस पे डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, और जब कोई हेवी प्लेनेट अगर कभी अचानक से अगर सन के आसपास से गुजरेगा, जिसकी ग्रेविटी एक सफिशिएंट अमाउंट में होगी, तो उसकी साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो सकती है। अभी हम सन की ग्रेविटी और खुद अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे को क्रॉस करके उसको उस ऑर्बिट में टिका के रखे हुए हैं। सिमिलरली मून अर्थ की ग्रेविटी से सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल से बंध कर खुद की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी से तुल्य होकर एक जगह पे टिका है, उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक, तो कोई स्थिति विराम अवस्था में अपने एक किसी बिंदु पर टिका हुआ है, वही साम्य अवस्था है। बल का आघूर्ण, टॉर्क किसे कहेंगे? टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, कि कोई बल जब किसी चीज को एक रोटेशन देने की कोशिश करता है, ठीक, मतलब कोई पिंड है, उस पर बल का कितना कितना फोर्स का अमाउंट लग रहा है वो, और बल की क्रिया रेखा से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क बोलते हैं। पहले भी आप लोग पढ़े हो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब में भी हम लोग सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ना सदिश त्रिगुणन, या जब सदिश गुणन आप पढ़ते हो वहां पे टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। एक टाइप का रोटेशनल फोर्स है जिसमें बल का एक परिमाण होता है, वैल्यू होती है, और बल की क्रिया रेखा से बिंदु की लंबवत डिस्टेंस होती है। तो मान लीजिए ये एक तरह का पिंड है जिसमें ये जो डायरेक्शन है, ये फोर्स अप्लाई होने का डायरेक्शन है, और एक किसी पॉइंट ओ से इसकी ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमारा लंबवत दूरी कितना है? p है। तो इन दोनों का जो गुणनफल है, इस बल के परिणाम और इसके लंबवत दूरी को ही हम उसका क्या कहेंगे? आघूर्ण कहेंगे। सॉरी, बल का आघूर्ण या फिर मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहेंगे। बल बल का आघूर्ण या मोमेंट ऑफ अ फोर्स कहेंगे। ठीक, टाउ से इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आघूर्ण चिन्ह कैसा-कैसा होगा, कि जैसे यहाँ पे देखिए ये फोर्स हो गया और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब इस बल और इस डिस्टेंस से लेके एक इसके रोटेशन कराने का क्या दिशा है, उसके आधार पे इसका चिन्ह निर्धारित होगा। ध्यान देंगे, ये इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको इस मैकेनिक्स के पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बल द्वारा पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति यदि एंटी क्लॉकवाइज है, वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहा है, तो मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मोमेंट बोलते हैं। और इसके रिवर्स यदि उस पिंड को घुमाने की उसकी प्रवृत्ति यदि क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, तो उसको नेगेटिव मोमेंट बोलते हैं। याद रखना है आपको। जैसे इस डायग्राम में एक बल इस दिशा में लग रहा है F1, और इसकी लंबवत दिशा से दूरी ये वाली है।
अब इसको अगर आप देखें तो एरो इस तरफ है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। एरो को अगर देखेंगे आप, तो ये कैसी प्रवृत्ति रखता है, ये पॉजिटिव मोमेंट की प्रवृत्ति रखता है। वैसे इस बल को देखिए, इसकी क्रिया रेखा दिशा अप्लाई जो एक्शन ऑफ लाइन है कैसे है, इस तरफ है। इसकी लंबवत दूरी ओ से बी ये वाली है। इसको एरो को देखें तो हम पाएंगे कि ये इस तरफ घूमेगा। एरो जो है इस तरफ ऐसे घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसे सॉरी इस तरफ है, मतलब ऐसे घूमेगा, घड़ी की दिशा में घूमेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो कैसा मोमेंट रखेगा अपने आप में, नेगेटिव डायरेक्शन रखेगा। तो ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है। बल युग्म, जिसको कपल बोलते हैं अपन, है ना। तो बल बराबर और विषम दिश समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही नहीं है, बल युग्म कहलाती हैं। ठीक, कपल किसको कहेंगे, फोर्स कपल किसको कहेंगे, कि जो अपोजिट डायरेक्शन में है और जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, बट वो एक दूसरे को पैरेलल किसी लाइन पे वर्कआउट करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक फोर्स पी से बी, बी से पी की ओर ऐसा लग रहा है एक बल, और एक बल इधर लग रहा है ए से पी की ओर, जस्ट अपोजिट, एक दूसरे से विषम दिशा में समांतर है। लेकिन ना, ये देखिए ये पैरेलल है, ये इसकी दिशाएं इसकी दोनों पैरेलल है, लेकिन क्रिया रेखा एक नहीं है और दोनों का दिशा भी अपोजिट है। तो ऐसे में ये बल इसको, ये वाला बल जो है ऐसे दिख रहा है कि ये इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला बल जो है ये वाला ऐसे, ये वाला इस दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे इसका एरो, और ये वाला बल जो है इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मिलके एक बल युग्म बना रहे हैं, तो जिससे घूर्णन आएगी बाद में। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो ये आपका पॉजिटिव कपल है। अगर बल की दिशा इस तरह से है, जैसे ये वाला ए से पी की ओर इस तरह से है और समांतर बी से पी की ओर ऐसा है। अब ये अगर ऐसे एक दूसरे घुमाएं तो ये इस तरफ जाएगा, है ना, ये वाला, और ये वाला इस तरफ जाएगा ऐसे। तो देखिए इसका डायरेक्शन घड़ी की दिशा में है, तो घड़ी की दिशा में है ये बल युग्म, ये बल और ये बल दोनों मिलके इस तरह से घुमाएंगे, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव मोमेंट ऑफ कपल। और ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव मोमेंट ऑफ कपल। और मोमेंट का डायरेक्शन तो यही होता है, आपने जाना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये ए बी, ये इसको जो ऐसा बल जिस जिस दिशा में लगता है उसको आर्म ऑफ द कपल बोलते हैं। ठीक, बल युग्म का भुजा, आर्म ऑफ द कपल। ठीक, तो बल युग्म आपने जान लिया क्या होता है, किस तरह से काम करता है। छोटी-छोटी परिभाषा वाले क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। छोटे-छोटे डेफिनेशन को, कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, कब क्लॉकवाइज होगा। पहले के पेपर्स में तो ऐसे ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछे नहीं जाते थे, लेकिन अब एनईपी है तो वो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और खाली स्थान वाली चीजें भी पूछता है। तो आपको ये दिशा कब एंटी क्लॉकवाइज होगा, कब क्लॉकवाइज होगा, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये सब चीज आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन में। हाँ, तो इतना यहाँ से कुछ-कुछ छोटे-छोटे डेफिनेशन हमने जाना है। कुछ बेसिक चीजें जो हैं, हाँ भाई, फोर्स आपने जान लिया, साम्यावस्था कब कहेंगे, बल युग्म का आघूर्ण किसको कहेंगे, बल का आघूर्ण कहेंगे, आघूर्ण का चिन्ह क्या होगा वो आपने जाना, और बल युग्म क्या होता है इतना जाना। इन बेसिक डेफिनेशंस की सहायता से अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय को सॉल्व करेंगे, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस मैकेनिक्स के पेपर में, और ऐसे ही लिख के आता है। आपको बोलेगा कि हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि समतलीय बलों का समानयन होना, जो कि इस यूनिट का टाइटल है। समतलीय बल, समतल कब कहेंगे आप, समतल कहने का मतलब है टू डायमेंशन। ठीक, समतलीय बलों का समानयन होना, समतल कहने का मतलब है कि आपके पास दो एक्सिस हैं, टू डायमेंशन है। ठीक, तो प्रश्न कैसे आता है, समतलीय बलों के समानयन होने के प्रतिबंध को सिद्ध कीजिए। डिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्स, या फिर ऐसे लिख के आता है इस प्रमेय को ना, ऐसी स्टेटमेंट लिख के आएगा। एक समतल में एक दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बलों के निकाय को एक दिए गए बिंदु से होके जाने वाले एकल बल युग में समानयन किया जा सकता है। मतलब यदि किसी पिंड में बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उस बहुत सारे लगने वाले फोर्सेस को किसी एक बिंदु से किसी एक बिंदु से होके जाने वाला माना जा सकता है, तभी वो पिंड क्या है, संतुलन में है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट, महाबलीपुरम या हम्पी कर्नाटक में एक बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो कि बैलेंसिंग पत्थरों के लिए जाना जाता है। मतलब ग्रेविटी के होने के बावजूद इतना भारी भरकम पत्थर जो है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो सालों सालों से वहीं पे टिका हुआ है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वहाँ स्ट्रक्चर हैं। तो ये एक तरह का पिंड है, समझिए इसको उदाहरण के लिए, जिस पर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संतुलन की अवस्था में बना हुआ है। ये कैसा है, एक जो अपने एक पॉइंट पर टिका हुआ है। तो ऐसा किस प्रकार के फोर्स जो हैं इसको संतुलित अवस्था में रखे हुए हैं, यही बलों का समानयन होना है। तो आप जब भी गूगल आउट करेंगे कि हम्पी कर्नाटका में महाबलीपुरम के मंदिर
के जो घूमने की जगह हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैलेंसिंग रॉक्स आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पे बहुत-बहुत डिफरेंट-डिफरेंट काइंड के आप स्ट्रक्चर बलों की जो ये देखिए, इस तरह के आप ये पत्थर जो है बहुत सालों से इसी तरीके से टिके हैं, कभी नहीं ढल नहीं रहे हैं, इतने आंधी-तूफान सब में वो टिके हुए हैं। तो वो एक अपने तरह से आध्यात्मिक जो इफ़ेक्ट है वो अलग है, लेकिन बैलेंस होने का तात्पर्य है जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हैं, जिस तरह के फोर्सेस को स्टडी करना चाह रहे हैं, वो तात्पर्य कुछ इसी तरीके की चीज़ों में है। जैसे ये 2 डायमेंशनल फोर्सेस इसमें लगा है तो और जैसे ये ब्लॉक देखिए ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं वहाँ पे, ठीक? तो क्या ऐसा चीज़ है जो इस चीज़ों को बैलेंस करके रखता है और उसके पीछे का फिजिक्स क्या है और उसका जो क्या इक्वेशन थ्योरम है, उसी चीज़ के बारे में अपन को जानना है, ठीक? चलिए, अब अपन अपने कोर फाइंड की ओर चलते हैं। तो फिर ये थ्योरम हमारा कहता है कि अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी इन अ प्लेन बार-बार बोल रहा हूँ ये 2 डायमेंशनल का थ्योरम है, ऐसे ही इसी यूनिट में 3 डायमेंशन का भी थ्योरम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैन बी सम्ड अप इनटू अ सिंगल फोर्स पेयर पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो मैंने पॉइंट वाइज़ यहाँ पे मैंने इस चीज़ों को लिखा है। अब एक्सप्लेनेशन में मैं बाइलिंगुअल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो पॉइंट जो चीज़ें थ्योरी में है मैंने उसको छोटे-छोटे पॉइंटेड्स में डिफाइन कर दिया है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं भई वो उसे अपने शब्दों में आप इसको ट्रांसलेट करके लिख लीजिएगा, ठीक? नॉर्मल चीज़ है, कोई नहीं। तो जैसे 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में हम लोग एक पिंड इस तरह से इमेजिन करते हैं कि एक पिंड है भई ये देखिए टेढ़ा-मेढ़ा सा एक आपने उसी तरीके का बना दिया जिसके विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न बल काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखें? चित्रानुसार एक पिंड है जिसके विभिन्न बिंदु जैसे A1, A2, A3 पर अनेक समतलीय बल P1, P2, P3 आदि क्रियाशील हैं। तो जैसे बिंदु A हो गया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A1 पर एक समतलीय बल P1 काम कर रहा है, A2 पर P2 बल काम कर रहा है, A3 पर P3 बल काम कर रहा है, वैसे ही करते-करते और बहुत सारे बिंदु। पहला पॉइंट हमने लिख दिया। दूसरा, अब इस पिंड के चारों ओर या एक इमेजिनरी हम एक ऐसा बिंदु इमेजिन करते हैं जहां पे हम मानते हैं कि सभी बलों का जो इफेक्ट है, सभी बलों के द्वारा जो लगने वाला फोर्स इफेक्ट है वो किसी एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड होगा, ऐसा इमेजिनेशन है। तो उसके लिए एक बिंदु हम इमेजिन करते हैं कि बिंदु O से एक समतल की परिकल्पना करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट O हम ले लिए और इसके क्रॉस सेक्शनल लाइन जैसे OX पॉजिटिव x डायरेक्शन, OX डैश नेगेटिव x डायरेक्शन, OY पॉजिटिव y डायरेक्शन, OY डैश नेगेटिव y डायरेक्शन में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया निर्मित करते हैं, समतल निर्मित करते हैं। फलस्वरूप पिंड पर स्थित बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे, जो पॉइंट इस पिंड पर डिफरेंट डिफरेंट था, उसके निर्देशांक फाइंड करने के लिए हमको एक ओरिजिन की जरूरत थी। तो अब उन बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा, उस ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक, तो ये डिफाइन कर दिया आपने, निर्देशांक हमने डिफाइन कर दिया। पॉइंट नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ऐसे ही स्टेप में ही लिख के आइएगा, ये थ्योरी फॉर्म में था जिसे स्टेप्स में तोड़ा गया है। ऐसा ही आपको बुक में या कहीं भी रिसोर्स में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। फिर अब हम इमेजिन करते हैं कि बिंदु A1 पर क्रियाशील बल P1, A1 पर कौन सा बल काम कर रहा था? P1 काम कर रहा था। ये अब चूंकि हमने इसके चारों ओर एक अक्ष डिफाइन किया है, तो ये जो बल P1 लग रहा था उसको भी अक्ष के अनुसार हमको वियोजित करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। उस बल को भी हम अक्ष के अनुसार कैसे करेंगे? वियोजित करेंगे। तो ये बल P1 था, उसके 2 भाग हैं। एक भाग x अक्ष की दिशा में लगता है जिसको कैपिटल X1 बोल दिए। एक बल कैपिटल Y दिशा में लगता है जिसको कैपिटल Y1 बोल दिए। ठीक है? तीसरा बिंदु क्लियर होगा। बिंदु A1 पर क्रियाशील बल P1 को अक्षों के अनुसार 2 भागों कैपिटल X1 और कैपिटल Y1 में हम बांट सकते हैं। ठीक? ये क्लियर है। वैसे ही हम लोग बाकी को भी कर दिए। P2 बल को भी कर दिए, P3 बल को भी कर दिए। देन नाउ बिंदु O पर बल X1 को संतुलन की अवस्था में, बिंदु इस O पर इस बल X1 को संतुलन की अवस्था में होने के लिए OX और OX डैश दिशा में हम लगाते हैं। मतलब एक तो OX दिशा में लग रहा है, ये X1 देखिए यहाँ पर। एक बल हमने इस बिंदु P1 का एक भाग जो OX1 दिशा में था, उसको हमने अब चूंकि पिंड संतुलित अवस्था में है और संतुलित अगर बिंदु O से संतुलित अवस्था में है, तो उसका एक बल जैसे बिंदु O से बल X1 वहां पर को संतुलन की अवस्था में, बैलेंस की अवस्था में OX और OX डैश दिशा में लगाते हैं। मतलब एक बल का भाग उतना ही अमाउंट इस दिशा में है, OX दिशा में, और एक बल का वही भाग OX डैश दिशा में है और अमाउंट कितना है X1। तो जैसे ये इस तरफ लगने वाला बल X1 था, तो ठीक OX डैश दिशा में भी संतुलन के लिए कितना बल लग रहा है आपका
X1 कैपिटल X1 बल लग रहा है। ये बल पिंड पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे क्योंकि तभी तो ये बैलेंस है। अगर मैं बोलूंगा कि भाई आप बिंदु ए से एक बल इस तरफ लगा दिए, बिंदु P1 का एक भाग कौन सा है, X1 वाला बल है जो इस तरफ जा रहा है, तो जब तक इस दिशा में एक बैलेंसिंग फोर्स नहीं काम करेगा तो ये पिंड तो इधर ही खसकते चले जाएगा ना, आपके राइट हैंड साइड तरफ इधर ही चलते चले जाएगा क्योंकि इधर एक बल लगा के रखे हो आप। ठीक, तो उस इस दिशा में लगने वाले बल को बैलेंस करने के लिए सेम अमाउंट का एक बल उसके विपरीत दिशा में भी लगना चाहिए। तो ओ एक्स डेश दिशा में X1 अमाउंट का ही बल लगता है बोल रहे हैं, जो कि इन दोनों बल को संतुलित कर रहा है, जो कि पिंड को कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु ए पर, A1 पर, A1 कहाँ है, डायग्राम को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिंदु A1 पर, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्रियाशील बल X1 एवं बिंदु O पर OX डेश दिशा में क्रियाशील बल मिलकर एक बल युग्म कपल का निर्माण करेंगे। चलिए अब बता रहा हूं आपको डायग्राम से। देखिए, ये देखिए, ये वाला डायग्राम जो है, यहाँ पर एक बल यहाँ लग रहा है आपको, ये X1 हो गया, ये वाला इधर जो चल रहा है, और हमने माना है कि एक बल इधर लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, वो भी कौन सा है, X1 है। तो ये दोनों बल समांतर है ना, बिल्कुल समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। तो भी इन इन दोनों की क्रिया रेखा से ये दोनों जब जुड़ के ऐसे जुड़ेंगे जब इस तरह से, तो एक कपल का निर्माण करेंगे। ऐसे एक की दिशा ऐसे है, एक की दिशा ऐसे है, और अभी हम लोगों ने बल युग्म की परिभाषा पढ़ी है। इस तरह से होता है, देखो, जब दो बल इस तरह से लगते हैं ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल युग्म बोलते हैं। तो वो दोनों बल मिलके एक बल युग्म बना रहे हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो वही चीज लिखे हैं बिंदु नंबर 5 में कि बिंदु A1 पर क्रियाशील बल X1, बिंदु O पर OX डेश दिशा में क्रियाशील बल, दोनों ये मिलकर एक बल युग्म कपल बनाते हैं। अब बल युग्म का निर्माण करते हैं तो उस बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा? तो आघूर्ण के लिए क्या है परिभाषा जी? बल का परिमाण, कितना बल का परिणाम है वो, और बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितना होगी? देखिए ध्यान से देखेंगे आप ना, बल का परिमाण, तो बल का परिणाम कितना है? X1 है, X1 है, X1 है, X1 है। इसमें भी X1 मात्रा में बल लग रहा था, ये भी X1 मात्रा में लग रहा था, और इनकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये दूरी ना, मतलब यहां से लूंगा तो डैश 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 डैश, ये वाली दूरी मेरी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी है, जिसको मैं बोलूंगा A1 M1। ठीक, मिटा देता हूँ इसको, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। ठीक, तो बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी हमको क्या मिलेगी? A1 M1। ये देखिए A1 M1, तो वही चीज लिखे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, और इस बल की प्रवृत्ति कैसी है? ये वाला बल इस दिशा में है ऐसे, और ये वाला बल इस दिशा में है ऐसे। ठीक, तो ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमता है तो आघूर्ण कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक, आप उसका कंसेप्ट ऊपर वाले स्लाइड में आपको समझाया था मैं, ये देखिए, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है बल ऐसे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव मूवमेंट बोलते हैं। तो उसके लिए साइन उसमें नेगेटिव आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखे फिर अपन लोग कि बल का परिमाण X1, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी A1 M1, नेगेटिव साइन किस लिए आया? नेगेटिव साइन बल युग्म के रोटेशन की वजह से, जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आया। तो A1 M1 को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर इस बिंदु का निर्देशांक X1 Y1 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी Y1 होगी ना, यहाँ से, तो ये वाली दूरी क्या हो गया? Y1 हो गया। मतलब एक बल युग्म जो आपने इमेजिन किया, उससे बनने वाले बल युग्म के आघूर्ण का मान आपने प्राप्त किया -X1 और Y1, ये आपने प्राप्त किया। अब बिंदु पे और कौन सा बल काम कर रहा है? अब बिंदु O पर OX की दिशा में एकल बल X1 बचेगा, जो कि शेष रहेगा। ध्यान देंगे, एक बल इधर काम कर रहा था, एक बल इधर काम कर रहा था, और इस बिंदु को संतुलित करने के लिए सेम अमाउंट का एक बल इधर भी काम कर रहा है। दोनों को सेम नाम दिए हैं, याद रखना, अमाउंट सेम है, ये भी X1 है, ये भी X1 है, ये भी X1 है। तो इस टॉर्क, इस बिंदु P को यहाँ पर टिके रहने के लिए, इस बिंदु P को यहाँ पर ही रहने के लिए, यदि आप इस दिशा में X1 बल इमेजिन किए हो, तो सेम OX दिशा में, इस दिशा में भी X1 बल होना चाहिए। तो अब बिंदु P O पर एक तो बल युग्म का आघूर्ण जो था वो आपने निकाल लिया, और बिंदु O पर और क्या बचा? अब बिंदु O पर एक बल X1 जिसका डायरेक्शन OX है, एक्सिस के अकॉर्डिंग, सिर्फ ये वाला बल बचा, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक,
तो उसी चीज को हमने वहां पे लिखा है कि अब हमारे बिंदु O पर OX की दिशा में एकल बल x1 बचेगा, जो कि बचा शेष है बस। इसी प्रकार बिंदु A1 पर क्रियाशील कुल बल क्या क्या मिला हमको, जो बिंदु A की अपन परिकल्पना कर रहे थे इस तरह से कि भाई ये वाला बिंदु हमारा ये वाला पॉइंट A था, ये आपका P था, ये x1 था, ये y1 था। इस बिंदु A पर A1 पर जिसका निर्देशांक x1 और y1 था, इस बिंदु A1 पर कितने बल काम किए? O पर OX दिशा में एक बल x1, एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे, ये O है, इस दिशा में एक बल x1 जो कि x दिशा में है ऐसा ये, और एक बल युग्म जिसका आघूर्ण कितना है -x1 y1 जो कि यहां से निकाले थे आप। तो इस प्रकार बिंदु A1 पर ये दो ठो बल काम कर रहे हैं। इसी प्रकार बिंदु O पर बराबर बलों y और OY दिशा में, अभी तो आप किस दिशा में निकाले हो सिर्फ ये देखो, इस बिंदु A पर जो P1 बल काम कर रहा था उसके हॉरिजॉन्टल बल x1 को लेके हमने एक चीज प्राप्त किया, तो ये दो चीज मिला। अब वैसे ही इस पे जो बल काम P1 कर था उसका एक घटक y1 भी है, देखो y1 इस तरफ काम कर रहा है। इस y1 के लिए हम OY डैश दिशा में एक बल इमेजिन करेंगे ऐसे, और ऐसे 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 मिलकर ये भी एक टॉर्क बनाएगा, आप समझ रहे होंगे, ऐसे 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 ये वाला मिलकर, जिसकी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी ये वाली मिलेगी, ये वाली मिलेगी, मतलब x1 स्मॉल x1 मिलेगा। तो ध्यान से समझिएगा, चीजें रिपीट हो रही हैं अब y एक्सिस के लिए। इसी प्रकार बिंदु O पर बराबर बलों y, OY और OY डैश दिशा में लगाने पर बिंदु A1 पर हम क्या प्राप्त करेंगे? बिंदु A1 पर हम प्राप्त करेंगे O पर OY दिशा में एक बल y1, जैसे आप O पर OX दिशा में एक बल x1 प्राप्त किए हो, तथा एक बल युग्म जिसका आघूर्ण y1x1 है। y1x1 है कहने का मतलब ये देखिए, यहाँ पर जो बल लग रहा है परिणाम के तौर पर y1 है, इधर जो लग रहा है y1 है, और इसकी दिशा ऐसे है देखिए, तो ये डायरेक्शन ऐसा है और ये डायरेक्शन ऐसा है, और इसकी प्रवृत्ति कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ऐसे घूमने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए उससे बनने वाला आघूर्ण कैसे मिलेगा? आपको प्लस मिलेगा। तो बल का परिणाम क्या है? बल का परिणाम y1, और बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या है जी? बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी OM1 है, और OM1 का न्यूमेरिकल मान कितना है? स्मॉल x1 कोऑर्डिनेट। तो उस दिशा में बनने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण है वो कितना है? कैपिटल y1x1। ठीक, तो फिर हमको बिंदु O पर y दिशा में क्या क्या मिलेगा? ये दो मिलेगा, ये मिलेगा। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। इस प्रकार बिंदु A1 पर कार्यरत बल P1 जो है किसके किसके तुल्य होगा? O पर एक बल x1 OX दिशा में, O पर एक बल y1 OY दिशा में, और एक बल युग्म का आघूर्ण मतलब टोटल आघूर्ण, एक बल युग्म का आघूर्ण मतलब टोटल आघूर्ण, दोनों आघूर्णों को जोड़ दोगे तो कौन प्लस था? ये प्लस था, तो y1x1, और प्लस करके अगले को रखोगे, लेकिन अगला तो माइनस था, -x1 y1 जो पहले में निकल के आया था। ये देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, हम यहाँ पे घटा नहीं रहे ना, कई लोगों को लगता है कि दो घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं जी टोटल आघूर्ण। तो फिर बिंदु A1 पर कार्यरत बिंदु बल P1 पर तुल्य कितना फोर्स लग गया? O पर बल x1 OX दिशा में, O पर बल y1 OY दिशा में, और एक बल युग्म का आघूर्ण टोटल आघूर्ण ये। इसी प्रकार हम जब अन्य बिंदुओं के लिए निकालेंगे, ये एक बिंदु के लिए निकाला मैं, ये किसके लिए निकाला? एक ठो बिंदु के लिए, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस 2 डायमेंशनल के लिए निकाला, तो इतना चीज मिला मेरे को। इसी प्रकार पिंड की क्रियाशील अन्य समस्त बलों हेतु जब हम लोग प्राप्त करेंगे, जैसे और बिंदु हैं A2 है, A3 है, A4 है, जो कि इसमें बहुत सारा बिंदु कार्य कर रहे हैं, सब सब, तो उन सब के लिए हमको क्या मिलेगा? उन सभी बिंदुओं के लिए क्या क्या मिलते जाएगा? OX दिशा में एक बल, जैसे x1 x2 x3 ऐसा मिलते जाएगा, जैसे ये मिला है x1, अगले के लिए x2, अगले के लिए x3, अगले के लिए x4, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? समेशन x1। समेशन x1 कहने का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 2 3 का मतलब भी समझेंगे ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जब रहूंगा तो x2 बोल दूंगा, यहाँ पे जब रहूंगा तो x3 बोल दूंगा, ये y2 वैसी y4 x4 y5 सब आएगा। तो उसको हम लोग सम फॉर्म में करते हुए क्या बोल देंगे? ऐसा करते हुए कि भाई ये मेरा एक पिंड पर विभिन्न सभी बलों को जब समराइज करूंगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 समेशन x1 OX दिशा में, वैसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश 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 समेशन y1 OY दिशा में, और आघूर्ण, सभी आघूर्णों को जोड़ते जाना है, सब
सबके लिए, तो कैसे मिलेगा? तथा एक बल युग्म जिसका आघूर्ण कैपिटल जी होगा, सभी बलों के लिए जब जोड़ेंगे तो कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, जिसको हम लिखेंगे y1 x1 माइनस x1 y1 इस वाले बिंदु के लिए। अगला जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे जी? y2 x2 x2 y2 बस 2 2 हो जाएगा। अगले के लिए लिखोगे तो कैसे लिखोगे? y3 x3 माइनस x3 y3 ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, कैपिटल में है, स्मॉल में है, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे? समेशन y1 x1 माइनस x1 y1। तो 1 जो है समेशन के साथ लिखने का तरीका है। आप उसको समेशन x1 ये मत समझना कि पहले पद में समेशन लगा है। समेशन x1 कहने का मतलब है ये पूरा समेशन, इसीलिए 1 1 करके उसको लिखा जाता है सफिक्स में। तो हमको अब सभी बिंदुओं के लिए जब हम समराइज किए तो समेशन फॉर्म में हमको दो दिशाओं में बलों का एक संयोग मिल गया और एक बल युग्म का आघूर्ण मिल गया कैपिटल जी, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यदि x तथा y बल जो कि बिंदु O पर कार्यरत हैं, जिसका परिणामी यदि थीटा कोण पर R हो, देखो यहाँ पर ठीक, कि अगर चित्र के अनुसार x दिशा में एक बल काम कर रहा है और y दिशा में एक बल काम कर रहा है और यदि उनका परिणामी इस तरह से थीटा एंगल पर R इस तरह से अगर कार्य कर रहा है, उनका परिणामी अगर थीटा दिशा में इस तरह से परिणामी के तौर पे काम कर रहा है, तो वो क्या होगा? अब यदि x और y बल जो कि जिसका परिणामी R हो, तो कैसे हम डिफाइन करते हैं जी? रिजल्टेंट के लिए जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको r cos थीटा मानोगे आप इस एंगल के तहत, अगर ये परिणामी है तो। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको इसके तहत, इस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत उसको वर्टिकल कंपोनेंट में, जिसको r sin थीटा बोलोगे, मतलब ये r sin थीटा है और ये मेरा r cos थीटा है। तो फिर हमको मिल गया कि x बराबर r cos थीटा और कैपिटल Y बराबर r sin थीटा, उसी चीज को यहाँ लिखे हैं हम लोग। तो उसके आधार पे यदि हम लोग सभी बलों का परिणामी निकालना चाहें, तो दोनों को अगर वर्ग करके जोड़ दोगे, इसको और इसको वर्ग करके जोड़ दोगे तो ये मिल जाएगा। और दोनों को यदि भाग दे देंगे तो उनके बीच में क्या आ जाएगा जी? थीटा का मान tan इनवर्स y बटे x आ जाएगा। तो फिर क्या रिजल्ट निकला इतना करने के बाद? इस प्रकार पिंड पर कार्यरत बल निकाय का समानयन O से होके जाने वाले एकल बल, जिसको क्या बोलेंगे? परिणामी R, तथा एक बल युग्म जिसका आघूर्ण क्या है जी? G में हम कर सकते हैं। यहाँ तक आपका थ्योरम प्रूफ होता है। मतलब वो जो डिफरेंट डिफरेंट बल उस पर्टिकुलर पिंड पर बहुत सारे लग रहे थे, उसको आपने एक सिंगल बल रिजल्टेंट R में प्रदर्शित कर दिया। तो ये थ्योरम ही है एक तरह का, इसी तरीके से इसको लिखना है आपको और ये इसे ही पूछा जाता है। अभी जो थ्योरम मैं बनाया हूँ, मैं 2 डायमेंशन के लिए बनाया हूँ। जब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आगे त्रिविमाओं में भी लिखा है, तो त्रिविमा के लिए भी सेम कंडीशन को लेते हुए यहाँ जैसे हमने x1 और y1 लिया, वहाँ z भी लेना पड़ेगा, z1 भी लेना पड़ेगा। वो भी अपने आप में क्वेश्चन बन के आता है, लेकिन 2 डायमेंशनल के चांसेस ज्यादा हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस को और बढ़ाते हैं और कुछ नहीं रहता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए थ्योरम का प्रूफ करना। तो कैसे हमने इसको लिया, मैंने टाइम लिया है इस पे थोड़ा सा स्लो तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक बार अगर आप इसमें कंसेप्ट बना लेंगे, क्योंकि लेंथी सा है, लिखना पड़ेगा, लिख-लिख के आप इसको याद करेंगे, बनाएँगे तो अच्छे से आपसे ये बन जाएगा। तो फिर यहाँ तक हमने इसके कंक्लूजन्स को लिख दिया, इसके प्रूफ को लिख दिया, ऐसे करके। ठीक? अब ध्यान देंगे, यदि हम लोग बिंदु O को शिफ्ट करते हैं किसी बिंदु पर, यदि हम लोग मूल बिंदु को O डैश H के वाले कोऑर्डिनेट वाले किसी जगह पर यदि हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो नया बल युग्म हमारा क्या हो जाएगा? तो कैपिटल समेशन इज इक्वल टू y1 x1 की जगह आप x1 माइनस h करोगे, उन दोनों के बीच की दूरी का फर्क हो जाएगा, और x1 y1 की जगह y1 माइनस वो जो बिंदु है उसको आप पुट कर दोगे। इसको जब ब्रैकेट आप खोल के जब सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीज मिल जाएगा। इस ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए y1 x1 x1 y1 इस तरह से, और h और k वाले टर्म ऐसे मिलेंगे। तो फाइनली इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? कैपिटल G बोलते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से हमारा वो है, आघूर्ण है, जो कि समेशन के फॉर्म में मिलके बनता है। तो अगर आप शिफ्ट करते हो केंद्र को, तो आपका नया जो बल युग्म G डैश होता है वो ऐसा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको। कौन सा यदि मूल बिंदु O को O डैश जिसके कोऑर्डिनेट h के हैं पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो निम्न में से क्या सही है? ऐसा करके आपको दिया जाएगा, जहाँ नीचे लिखा रहेगा 4 ऑप्शन में कि G डैश इज इक्वल टू कैपिटल G माइनस स्मॉल h कैपिटल Y प्लस स्मॉल k x, या इसी में प्लस माइनस को फर्क करके 4 ऑप्शन बना देगा कि G कैपिटल G प्लस कर देगा, एच वाई माइनस के एक्स कर देगा, है ना? तो ये एक सिंपल इसका एक रिजल्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसके और कंक्लूजन्स पे आगे चलता हूं मैं। यहाँ तक आपको चीजें, एक टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रमेय को इस तरह से भी पूछता है, इसके ही फाउंडेशन से पूछा जाता है।
कैसे पूछता है एग्जाम में? किसी पिंड पर साम्य अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? कोई पिंड अभी तक उसमें जितना पूछा था कि बलों के वो समानयन करके एकल बल में निरूपित करिए, तो वो हमने कर लिया। उसका कंडीशन इसके पहले तक के चीजों में समझ गया। अब आपको कहा जा रहा है कि साम्य अवस्था में होने के लिए क्या कंडीशन है, कि कोई चीज यदि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर टिका हुआ है तो उसके लिए क्या प्रतिबंध है। तो ऐसा लिख के आता है क्वेश्चन कि किसी दृढ़ पिंड की साम्य अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करना। फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विवेलेंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि पिंड पर विभिन्न बिंदुओं पर समतलीय बलों का एक निकाय क्रियाशील है। The situation is that when the sufficient amount of coplanar force are acting on a object। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएगा। तो फिर भाई अभी जस्ट पहले हम लोगों ने क्या जाना, जस्ट पहले वाले आर्टिकल में, कि जब कोई पिंड होता है, ठीक, वो डायग्राम में रफली ऐसे बना रहा हूँ जिसमें A1 A2 A3 ऐसे बिंदु काम कर रहा था। तो भाई जब कोई पिंड एक समतलीय बल होता है जिसमें P1 P2 P3 का एक निकाय जो है बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 आदि पर काम करते रहता है, तो उसका परिणामी क्या होता है हम जानते हैं, ये डिराइव करके निकाले हैं अभी ना। कैपिटल उस पर जो काम करने वाला परिणामी बल होता है वो कैपिटल R अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और उस पर काम करने वाला बल युग्म का आघूर्ण हम लोग जानते हैं समेसन इतना होता है। ये अभी जस्ट पहले काम किया हूं ना मैं। और उस पिंड पर काम करने वाला एक दिशा x दिशा में काम करने वाला बल समेसन x1 होता है, और y दिशा में काम करने वाला बल समेसन y1 होता है। ये जस्ट पिछले आर्टिकल के रिजल्ट है। अब यदि कोई पिंड साम्य अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, टिका हुआ है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइए, इन सब का मान 0 के बराबर होगा। सब चीज को जोड़े अगर, सब परिणामी को, टॉर्क को, सब एक्स और वाई दिशा में लगने वाले सभी बलों को अगर जोड़े अपन, सभी का आउटपुट रिजल्ट हम लोग निकाले, तो हमको क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। यही किसी भी पिंड के साम्य अवस्था में रहने की नेसेसरी कंडीशन है। तो इस पिंड के साम्य अवस्था में रहने के लिए, इक्विवेलेंसी में रहने के लिए सबसे सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध ये होना चाहिए कि R बराबर 0 होना चाहिए, परिणामी 0 होना चाहिए। टॉर्क बल युग्म का जो आघूर्ण लग रहा है वो 0 होना चाहिए, G बराबर 0 होना चाहिए। तो R बराबर 0 करने से आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। G बराबर 0 करने से आपको मिलेगा कैपिटल G इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 करने का मतलब है कि x बराबर 0, मतलब समेसन x1 बराबर 0, ये वाला, और या समेसन y1 बराबर 0 और G बराबर 0। तो मतलब कैपिटल X बराबर 0, मतलब इन सभी बलों का योग 0 के बराबर होना चाहिए। कैपिटल Y बराबर 0, मतलब इन सभी बलों का योग 0 के बराबर होना चाहिए। और कैपिटल G बराबर 0, मतलब जो बल युग्म का जो आघूर्ण है उन सब का सम जो है क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ये आवश्यक प्रतिबंध है किसी भी पिंड के साम्य अवस्था में होने के लिए। तो इस तरह से शॉर्ट थ्योरम के फॉर्म में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछ सकता है। आपको इस चीज को ध्यान में रख के भी चलना है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, छोटे मार्क्स का, ठीक है, उसके रिजल्ट से ही आया है। तो हमने क्या जाना, क्या कंक्लूजन निकाला? इस प्रकार किसी पिंड की साम्य अवस्था हेतु किन्हीं दो परस्पर लंब दिशाओं में बलों का क्रियाशील भाग का बीजीय योग्य अलग अलग शून्य होगा। मतलब द टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्टिंग फोर्सेस in two perpendicular direction, it means the capital X axis according to capital X axis or capital Y axis is complete summation is equal to 0। पहला पॉइंट ये होना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट, समतल में किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्ण का बीजीय योग शून्य होना चाहिए। द एक्टिंग मोमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स का समेशन ऑफ एक्टिंग मोमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंडीशंस हैं किसी भी पिंड के साम्य अवस्था में होने के लिए। तो ये एक थ्योरम था जिसको हमने आज स्टडी किया, यहाँ पर इस चीज के बारे में बात की इस पहले यूनिट के लिए, जो कि बहुत प्रोबेबल है। तो इस तरह से देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ आपके एग्जाम ओरिएंटेड वे के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन जो परिभाषा से आए, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है 2 डायमेंशन का। इसका कंक्लूजन भी हमने निकाला, ओरिजिन पे अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये वाला जो निकाला हमने। और इसका एक और कंडीशन जिसके थ्रू हम लोगों ने किसी पिंड के साम्य अवस्था में होने के प्रतिबंध को जाना, जिसके लिए इन्हीं रिजल्ट्स को 0 के बराबर रख के आपको कैपिटल X बराबर 0, कैपिटल Y बराबर 0 एंड कैपिटल G बराबर 0 का कंडीशन प्राप्त करना है। तो यहाँ तक आपके 2-3 क्वेश्चन इस फर्स्ट यूनिट के बहुत पॉपुलर जो होते हैं वो हमने तैयार कर लिया है, ठीक है। अब इसी यूनिट के अगले सेक्शन की ओर मैं बढ़ता हूँ। इस कंसेप्ट को लेके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि 3-4 रेखाएं अगर किसी पिंड पर काम कर रही हैं तो वो क्या होगा, तो वो अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब कई सारे क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं, तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि एग्जामिनर्स को पूछेगा, लेकिन इस प्रमेय को पूछे जाने की, इस कंसेप्ट को पूछे जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है, इसलिए इसको हमने किया है।
जिस क्वेश्चंस को बार-बार रिपीट करता है मैकेनिक्स के पेपर में यूनिवर्सिटी, उसको तो ज़रूर देखेंगे। तो एक कांसेप्ट जो यहाँ तक हमने जाना वो कंप्लीट होता है। अब नए एक और कांसेप्ट को यूनिट नंबर 1 से ही रिलेटेड चीज़ों को मैं इसमें और इस क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पॉज़ ले सकते हैं। इस पॉज़ लेने के बाद आप नया चीज़, क्योंकि इसके बाद मैं चालू कर रहा हूँ, तो उसमें आप फिर आ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए। ओके स्टूडेंट, तो इस क्लास में यूनिट नंबर 1 से ही एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको लामी का प्रमेय कहते हैं, लामीज़ थ्योरम कहते हैं, इसके बारे में अब अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है एग्जाम में जनरली, उसके बारे में बात करेंगे। तो लामी थ्योरम में भी आप लोगों के 12th के सिलेबस में पहले हुआ करता था मैकेनिक्स का पोर्शन, उसे आजकल तो हटा दिया गया है, तो उसी आधार पे है, ये भी फोर्सेस पे काम करता है और नाम से पूछा जाता है। बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में पूछा जाया गया है कि लामी थ्योरम लिखिए और सिद्ध कीजिए, या इसके स्टेटमेंट को दे देगा और बोला जाएगा कि प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो क्या होता है लामी का प्रमेय और किस तरह से इसको प्रूव करना है? बहुत ईज़ी है, अगर आपको विजुअलाइज़ेशन और कांसेप्ट आपका बहुत अच्छा है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, बलों के वियोजन का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द फोर्सेस का थोड़ा-सा कांसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या बोलता है कि यदि पैरेललोग्राम में 2 जो बल हैं, यदि उनकी 2 भुजाओं से प्रदर्शित होते हैं, दो टू फोर्सेस एक्टेड ऑन अ टू साइड, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल, तब उन दोनों बलों का जो परिणामी है, वो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित किया जाता है। ये बेसिक सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का चतुर्भुज नियम जो आप लोग पढ़ते थे, सेम वही कांसेप्ट है। उसी आधार पे लामी के प्रमेय को अपन सिद्ध करेंगे। तो लामी का प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है उसको हम जानेंगे और इसकी प्रूफिंग को देखेंगे, और इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो चलिए, लामी का प्रमेय स्टेटमेंट क्या है उसको जाने जी, कैसे लिख के बोलता है। एक तो लामी का प्रमेय नाम से बोलता है, या तो स्टेटमेंट लिख के देगा। एक बिंदु पर क्रियाशील 3 बल साम्य अवस्था में है। क्या बोल दिया है कि इक्विवेलेंस कंडीशन में 3 फोर्स हैं, तो प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच के कोण, तो जो हर बल है वो अन्य 2 बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपातिक होता है, मतलब एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल के समानुपाती होता है। ठीक है? इंग्लिश में भी देखते हैं स्टेटमेंट को। चलिए, ठीक है, कि इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। ये सिंपल सा लामी का थ्योरम होता है, जिसको बार बार एग्जामिनर पूछता है। बहुत इजी सा प्रूफ है, बस आप वो चतुर्भुज नियम याद रखिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, चित्र आप पढ़ते हुए बनाइएगा ना, मैंने चूंकि आपको समझाना है इसलिए डायरेक्ट बना दिया है। आप एक लाइन पढ़िएगा, उतना बनाइएगा और याद हो जाएगा, तब तो आप फाइनल एग्जाम में ड्रॉ करके आ ही सकते हैं। तो देखिए, बिंदु ओ पर 3 बल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जैसे जिसकी दिशाएं, ये ओ एक्स दिशा में, ओ वाई दिशा में और ओ जेड दिशा में, ये वाली 3 लाइनें हैं। कौन-कौन सी, मैं इसको ओवर ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला एक लाइन है हमारा, ये वाला एक लाइन है हमारा बल के काम करने का, और ये वाला एक लाइन है हमारे बल के काम करने का, 3 दिशाओं में, है ना? तो एक दिशा में जो बल काम कर रहा है, सॉरी, उसको P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया और इसको R नाम दे दिया, इसको R नाम दे दिया, ठीक? अ, तो देखिए क्या लिखे हैं चित्र के अनुसार, उसी को वर्णन भी करते जाना है। चित्र के अनुसार बिंदु O पर 3 बल P, Q, R क्रमशः OX, OY, OZ दिशा में अनुचित क्रियाशील है। माना कि बल P, Q, R क्रमशः OA, OB तथा OC द्वारा परिमाण एवं दिशा में निरूपित होते हैं। ये देखिए, O से A, O से B, पॉइंट भी डिफाइन कर दिए क्योंकि ये तो इनफाइनाइट एक्सिस है, और O से C, ठीक? ऐसा डिफाइन हमने कर दिया। एक समांतर चतुर्भुज OADB की रचना करते हैं। अब ये डॉट लाइन अपन खींचते हैं ऐसा। ये देखिए, यहाँ से ओ, ए से लेके ऐसा एक डॉट लाइन जो डी तक जाता है, डी से एक डॉट लाइन जो बी तक जाता है। तो एक समांतर चतुर्भुज हमने ऐसा बना दिया, और ये ओ से डी इसका एक विकर्ण होगा, तो इसका एक विकर्ण हमने खींच दिया इस तरह से। समांतर चतुर्भुज के नियम से हम जानते हैं कि जो बल P और Q का जो परिणामी होगा, जो बल P ये वाला और जो बल Q है, इसका जो परिणामी होगा, वो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होगा, मतलब OD से प्रदर्शित होगा। अब चूंकि अगर बिंदु O संतुलित की अवस्था में है, साम्य अवस्था का कंडीशन आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही। अब चूंकि बिंदु O जो संतुलन की अवस्था में है, और मैं जानता हूं कि बिंदु O के इस दिशा में एक बल काम कर रहा है जिसका नाम R है, और अगर इन दोनों बलों का परिणामी जो कि O से D इस विकर्ण की दिशा में काम कर रहा है, मतलब सेम अमाउंट का बल इस दिशा में भी काम करना चाहिए, O से D दिशा में, मतलब R अमाउंट का ही बल OD दिशा में काम करना चाहिए एक सीधी रेखा के अनुसार, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है। तो फिर क्या लिखा हमने कि समांतर चतुर्भुज के नियम से हम जानते हैं कि D
और क्यू का जो सॉरी पी ए पी है ना, सॉरी इसको पी समझिएगा, पी और क्यू का जो परिणामी विकर्ण जो रिजल्टेंट डायगोनल है ओडी के अकॉर्डिंग होगा, ओ से डी की दिशा में होगा। अब चूंकि बल पी क्यू आर साम्यावस्था में, हम जानते हैं कि बोल दिया है भाई कि पी क्यू आर साम्यावस्था में है, इक्विवेलेंसी में है, इसलिए विकर्ण ओडी बल आर द्वारा निरूपित होगा। आप समझ गए होंगे कि जो विकर्ण ओडी है वो भी बल आर के द्वारा प्रदर्शित होगा। इस वाले विकर्ण का परिणामी बल भी क्या है, आर होगा। ठीक, और हम लोग कुछ चीज जानते हैं जी, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये जो ओ से बी तक का वैल्यू है, जो फोर्स इसमें काम कर रहा है क्यू, वो सेम अमाउंट का फोर्स ए से डी के लिए भी काम करेगा, ये सेम होती है इसलिए इसका इफेक्ट। सिमिलरली ओ से ए का इफेक्ट बी से डी के लिए भी बराबर होगा। उसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, हमको इस त्रिभुज के बारे में कंसंट्रेट करना है, इसलिए हम इस पे बारे में बात कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज की एक भुजा ओ ए है जिसका मान पी है, इस त्रिभुज की एक भुजा ओडी है जिसका मान आर हो गया, और एक भुजा ए डी है जिसका मान क्यू हो गया। तो पी क्यू एंड आर, इस तरह से एक त्रिभुज मेरे को मिल रहा है। चलिए उसके बाद हम लोगों ने कुछ एंगल डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ तक पॉइंट फिर से मैं बोल दूं, ये थ्योरी में लिखा रहता है, जहां भी आप प्रूफ देखेंगे थ्योरी, मैंने इसे पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आप एक एक पॉइंट वाइज डायग्राम से लिंक करके उस चीज को समझ सके। मैकेनिक्स का पेपर, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए तो आगे। अब तो इस प्रकार ये तीनों बल जो पी क्यू आर का जो परिणाम के हैं और जिनकी दिशा एक त्रिभुज ओ ए डी के भुजाओं के अनुसार प्रदर्शित होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर जी, इस त्रिभुज के अनुसार ये तीनों बल अब प्रदर्शित होंगे, जहां ये ओ ए में पी है, ए डी में क्यू है, और ओ डी बोलिए या डी ओ बोलिए में आर है। तीन बल हो गए। चलिए अब हम लोग मान लेते हैं कि विभिन्न दो बलों के बीच के कोणों को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर बल पी लग रहा है, तो बल क्यू और आर के बीच का कोण अल्फा है, तो ये देखिए अल्फा डिफाइन कर दिया। बल जो हमारा Q और P के बीच का कोण ये वाला गामा है, और बल P और R के बीच का कोण ये वाला कोण मेरा क्या है, बीटा है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, P के सामने वाला कोण अल्फा, Q के सामने वाला कोण बीटा, और जो R के सामने वाला कोण ये वाला गामा। कंप्लीट ना, दोनों के बीच बना बना है ऐसा। ये अल्फा बीटा गामा हमने डिफाइन किया था। अब यहाँ पे समझेंगे क्या मिलेगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाली लाइन तो सीधी रेखा है, क्योंकि जितना बल आर इधर लग रहा है उतना ही बल आर इधर भी लग रहा है, और ये पूरा 180 डिग्री है, ये वाला लाइन, ये पूरा 180 डिग्री है, ऐसे ना ऐसे, क्योंकि ये वाला लाइन स्ट्रेट लाइन मिल रहा है मेरे को। और हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल अगर बीटा होगा तो ये जो बचेगा त्रिभुज का वाला जो कोण, ये वाला कोण मेरा कितना बनेगा स्टूडेंट, 180 माइनस बीटा, यहाँ से, क्योंकि ये बीटा था और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस बीटा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला पूरा एंगल आपका गामा है, ये वाला पूरा एंगल आपका गामा है। सिमिलरली ये वाला पूरा यहाँ पर गामा है ये वाला, और ये वाला पूरा लाइन ऐसे अगर बढ़ाओगे आप, ऐसे अगर आप बढ़ा दोगे तो ये पूरा कंप्लीट 180 है स्टूडेंट, ऐसे 180 है ऐसे, और ये पूरा एंगल क्या है आपका, गामा है। तो अगर देखिए सेम झुकाव का रहता है समांतर चतुर्भुज, तो ये यहाँ से इस वाले कोण का मान जो निकालूंगा एकांतर कोण से, वही वाला मान यहाँ भी होगा। तो सेम अगर ये पूरा 180 है और ये गामा है, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 180 माइनस गामा, ये वाला देखिए। सिमिलरली अब थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एंगल का विजुअलाइजेशन आपको हो गया होगा, ठीक, जैसे जैसे निकालते जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब अगला जो एक और एंगल हमको ढूंढना है उसके लिए, जैसे यहाँ पे क्या मिला 180 माइनस अल्फा, तो ध्यान दीजिए ये वाला अल्फा है आपका, ये वाला अल्फा है, ये वाला कोण, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे अगर लेंगे ऐसे, तो ये वाला कोण आपको जो मिलेगा, ये वाला कोण 180 माइनस अल्फा मिलेगा, और एकांतर कोण की परिभाषा से फिर ये भी 180 माइनस अल्फा मिलेगा। तो कुल मिला के इस त्रिभुज के तीन कोण आपने डिफाइन किए हैं, वो आपको मिला है त्रिभुज का एक कोण 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा। कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों एंगल्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या इसमें अपन को और समराइज करना है। तो भाई ये वही लिख दिया हूँ ना कि वाई ओ जेड अल्फा है, जेड ओ एक्स बीटा है, एक्स ओ वाई गामा है, जो डिफाइन किए हैं दोनों के बीच। अब हर त्रिभुज में वो त्रिभुज के जो कोण अभी जो बना रहे थे, एक डी ओ ए निकालेंगे तो 180 माइनस बीटा, ओ डी ए निकालेंगे तो 180 माइनस अल्फा, और डी ए ओ निकालेंगे तो 180 माइनस गामा निकालेंगे। अब इसमें इस त्रिभुज में ज्यास सूत्र लगाना है, याद करके चलना है इसको। ज्यास सूत्र होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते हैं कि त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज में अगर इस तरह के बल काम कर रहे हैं उसके एंगल के अकॉर्डिंग, तो त्रिभुज की भुजा का परिमाण और उसके नीचे साइन के साथ उसके एंगल का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल ऐसे बनाए थे आप, जो मिला है
उसमें आपको कुछ चीजें ऐसे जो बनी हैं रफली कि भाई मेरे को मिला है, ये मिला है 180 माइनस अल्फा, ये मिला है मेरे को 180 माइनस गामा, है ना, और ये वाला मिला है 180 माइनस बीटा। ये P बल से प्रदर्शित हो रहा है, ये वाला Q बल से प्रदर्शित हो रहा है, और ये वाला R बल से प्रदर्शित हो रहा है। तो ज्या सूत्र लगाएंगे तो ओ ए भुजा, ये O था, ये A था, और भाई इसको भी कर देता हूं, ये D था ना, हाँ ऐसा। तो ओ ए भुजा में कौन सा ओ ए भुजा, तो भुजा के सामने वाले कोण को लेते हैं। ज्या सूत्र कैसे लगाते हैं, जो भुजा आप लोगे उसके सामने वाले कोण को लोगे। तो ओ ए के बटे में उसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला 180 माइनस अल्फा, ये लिखा है साइन के साथ, ज्या सूत्र है ना, ये साइन फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला त्रिभुज के लिए, है ना। तो अब एडी, एडी भुजा कौन सा है, ए से डी, एडी के सामने वाला कौन सा कोण है, ये वाला 180 माइनस बीटा, इसको लोगे। और वैसे ही डीओ, डीओ या ओडी, उसके सामने वाला कोण कौन सा है, 180 माइनस गामा, इसको लोगे। तो ये आपने लिख दिया, ठीक। अब सिंपल है, ओ से ए से हम लोग पी फोर्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, ओ से ए को पी फोर्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, ए से डी में क्यू को प्रदर्शित कर रहे हैं, और डी से ओ से आर को प्रदर्शित कर रहे हैं बलों के रूप में। और साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस बीटा इज साइन बीटा, साइन 180 माइनस गामा इज साइन गामा। This statement is called Lamy theorem for the equivalency of three kind of force acting on a same point in the equivalency condition। तो ये चीज आपको यहाँ से इस तरह से आप इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लामी का प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, या फिर स्टेटमेंट के वाइज आपको दे दिया और बोलेगा कि इसको सिद्ध कीजिए, तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं, लामी थ्योरम के कुछ रिजल्ट हैं बहुत महत्वपूर्ण, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम्स बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं प्रूफ करने के लिए, क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं प्रूफ करने के लिए, और इसी तरीके से इसी आधार पे आपको सॉल्व करना है। तो ये उसके ऊपर मैं बढ़ रहा हूँ। एक टॉपिक मैंने कराया ना यहाँ तक, अभी तक क्या आप जान लिए हम लोग, लामी थ्योरम क्या है, उसका प्रूफ क्या है, वो हो गया। अब इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन या थ्योरम जो कि इस तरह से आएगा, तो जब भी ऐसा सिचुएशन साम्य अवस्था वाला आएगा कि कोई बल किसी त्रिभुज की तरह से प्रदर्शित होगा, कि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष से खींची गई एक सरल रेखा सीडी, जैसे ये एबीसी एक त्रिभुज है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, उसके शीर्ष से यदि आप कोई रेखा इस तरह से खींचते हैं, और यदि वो सामने वाली भुजा को m अनुपात n में विभाजित करता है, और ये सीधी रेखा बनी हुई रेखा के एंगल के अकॉर्डिंग, अगर ये अल्फा और बीटा दो एंगल, सेम एंगल या फिर थीटा ऐसा डिफाइन हो, तो हमको ये दो फॉर्मूले इसके रिजल्ट के तौर पे मिलते हैं। ये देखिए ऐसा, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको याद करके चलना है स्टूडेंट, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले को याद करके चलना है। पहले शायद 11th वगैरह में आप लोग पढ़े भी हो, नहीं भी पढ़े हैं तो आप इसको जान के रखें कि यदि त्रिभुज इस तरह से है, उसके किसी ऊपरी पॉइंट से इस तरह से नीचे अगर आप एक सरल रेखा सीडी खींचते हैं, और वो इस सामने वाली भुजा को m और n रेशियो में डिवाइड करता है, तो फिर ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको आउटपुट के तौर पे मिलता है। पहला रिजल्ट है m प्लस n रेशियो, कॉट थीटा, थीटा कौन है यहाँ का एंगल, m कॉट अल्फा ये वाला एंगल, माइनस n कॉट बीटा, और इसी को कैपिटल A एंगल के तौर पे भी, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल हमारा B है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये एंगल कैपिटल A कैपिटल B, ये अल्फा और ये बीटा। तो उसी को एक और रिजल्ट है कि m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट कैपिटल A माइनस m कॉट कैपिटल B। ठीक, अब ये इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, अगर आपको प्रूफ सिद्ध कीजिए करके आता है तो कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम तो यही है, ऐसे डायग्राम आपको बना के चलना है। इसको ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो जो m बटे n है, यहाँ से ये वाली भुजा इसको जस्ट लंब इस पे डाली गई है, तो m क्या है, a से d तक की दूरी, देखिए m जो है a से d तक की दूरी, और n क्या है, d से b तक की दूरी, d से b तक की दूरी। अगर इसमें मैं बैलेंस करूं कि AD बटे DC कर लिया, AD बटे DC और DC बटे DB कर लिया, DC बटे DB कर लिया, DC को बैलेंस कर लिया इसमें, DC को मैंने बैलेंस कर लिया। अब AD क्या है, जो लामी के थ्योरम से AD के सामने जो कौन सा कोण बनेगा उसको देखिए, AD क्या है, AD, तो AD के लिए कोण कौन सा बन रहा है, ACD। लामी थ्योरम में हम लोग कैसे किए थे, ध्यान से देखो, यहाँ पर जस्ट ऊपर भुजा के सामने वाले को साइन के साथ कोण लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जिसको ले रहे हैं उसके आधार पर वही चीज कर रहे हैं। तो देखिए कौन सी भुजा ले रहा हूँ, AD, यहाँ क्या लिखा है, AD, इस AD के सामने कौन सा कोण है, ये बन रहा है, तो उसका नाम क्या है, ACD, तो साइन ऑफ ACD। फिर अगली भुजा क्या है, देखिए नीचे में DC,
डीसी कहाँ है स्टूडेंट, डीसी, डीसी के सामने वाला कोण कौन सा रहेगा, ये वाला कोण रहेगा। कैसे लिखेंगे उसको, सी बी डी, सॉरी डी, सॉरी सी डी, ये वाला इस दिशा में ले रहे हैं, सी डी, ये है सी डी भुजा, सी डी के लिए इस डायरेक्शन में लेंगे एक बार, तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो कौन सा कोण है, डी ए सी, ये लिख दिए। फिर साइन डीसी के लिए ये वाला डीसी के लिए इधर से अब एक बार लेंगे, इधर से बैलेंस करेंगे, ये ध्यान देने वाली चीज है कि डी बी सी, ये वाला एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, और डीबी, ये डीबी था, ये डीबी है तो उसके सामने वाली कोण ये है, तो उसको क्या लिखेंगे आप, डी सी बी। फिर सब चीजों को आप प्रूफ रख दीजिए यहाँ पर, तो हमको पता है कि ए सी डी अल्फा है, ये अल्फा है। साइन डी ए सी क्या है, डी ए सी मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण ना, तो आपको पता है कि ये सीधा सीधा लाइन थीटा है, ये वाला, ये सीधा सीधा लाइन थीटा है। यहाँ पे अगर सेम पैरेलल वैसे खींचेंगे, ये वाला लाइन अगर आप खींचेंगे, ये थीटा है, ठीक, तो क्या मिलेगा आपको कि ये बहिष कोण है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला कोण क्या है, बहिष कोण है। तो त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल उसके बहिष कोण के बराबर होता है, ऐसा भी लिखते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि यहाँ पर इस तरह से रफ करूं कि कोण डी ए सी प्लस कोण, एक और कोण कौन सा, अल्फा, इज इक्वल टू बहिष कोण के बराबर होता है। नियम है ना कि त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल उसके बहिष कोण के बराबर होता है। तो फिर इस हिसाब से DAC इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ऐसा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है ऐसे। सेम चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये वाला देखिए DBC, तो DBC इस कोण का मान चाहिए, इस कोण का मान, और दो ठो आपको पता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतःकोण है, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है ना, तो ये इन दोनों के योग के बराबर होगा ऐसे, बीटा प्लस थीटा, ऐसा वाला, ये वाला, इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तीनों कोणों का योगफल 180 और 180 के आधार पे उसको जोड़ोगे तो वही चीज आएगा। साइन 180 करने से आपको वही मिलता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, 180 माइनस इसको करेंगे तो कुल मिला के साइन बी प्लस थीटा ही मिलेगा आपको, करके आप देख सकते हैं। और नीचे में ये वाला एंगल क्या था, बीटा था, ठीक है। ये देखिए ना, जैसे कोण बी प्लस थीटा प्लस बीटा इस त्रिभुज में कितना होगा, 180 होगा। आप इस कोण बी को चाहते हो, इस कोण बी को चाहते हो, मतलब ये वाला भी ना, डीबीसी, तो कोण डीबीसी को आप चाहते हो तो क्या मिलेगा आपको, 180 माइनस बीटा प्लस थीटा। और आपको पता है आप साइन लगाने वाले हैं, और साइन 180 में लगाएंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, वो कुल मिला के बीटा प्लस थीटा ही तो मिलेगा। तो वो आपने ऐसे प्रूफ कर दिया, और ये नीचे वाले कोण का मान साइन बीटा था। तो फाइनली थोड़ा सा उसको और अरेंज करेंगे आप, तो देखिए अब जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये वाला, और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये साइन अल्फा अपनी जगह पर है, यहाँ पर साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, जैसे ए और बी है तो साइन बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन बीटा हमने यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया। सिमिलरली ये साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा, ये वाले का फॉर्मूला पुट कर दिया, ऐसे लिख दिया। आप ऊपर में से साइन बीटा साइन थीटा हमने कॉमन लिया है, इस वाले एक्सप्रेशन में, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में साइन बीटा साइन थीटा कॉमन निकाला है, और नीचे वाले एक्सप्रेशन में कॉस थीटा साइन थीटा साइन अल्फा कॉमन निकाला है। किताबों में इस स्टेप के बाद ये दो स्टेप कटे हुए हैं, ये दोनों स्टेप किताबों में अवेलेबल नहीं होते, डिटेल में यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। तो कॉमन निकाले हैं, क्या कॉमन निकाले हैं, इस स्टेप में हमने ये कॉमन निकाला है, इस स्टेप में हमने ये कॉमन निकाला है। तो फाइनली ऐसे कॉमन लेने से फिर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं ऐसे, ठीक। तो क्या बचती हैं, इतनी बचती हैं चीजें। तो वो चीजें बचेंगी उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए m/n था, इसको कॉट बीटा लिख लोगे यहाँ से, ये कॉट बीटा है, ये कॉट थीटा है, ये कॉट अल्फा है, ये कॉट थीटा है, तो डिफाइन कर लिए। और त्रिया गुणा कर लेंगे आप, त्रिया गुणा कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब एक तरफ कॉट थीटा वाले टर्म को एक तरफ रख लेंगे, अल्फा और बीटा को एक तरफ रख लेंगे, तो ये पहला आइडेंटिटी रिजल्ट जो लामी थ्योरम के हेल्प से आपने सॉल्व किया, ये प्रूफ हो जाता है बहुत इजी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड वाले के लिए जब प्रूफ करना चाहेंगे तो उसे कैसे बना सकते हैं, वो भी यहाँ पर हिंट मैंने दे दिया है। आप उसको एंगल ए के तहत बना के सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप अपने देखिएगा। बट लेकिन ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों चीज आपको याद रख के चलनी है कि यदि त्रिभुज है और ये उस तरह का कोई सिचुएशन है तो इस तरह के
रिजल्ट हमको मिलते हैं कि m प्लस n cot थीटा इज इक्वल टू n cot a माइनस m cot b, सिमिलरली m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। जैसे यहाँ सिंपल है, उसी समीकरण एक में हम m और n को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं a के फॉर्म में। हम अल्फा बीटा ना लेके जो पहला एंगल था हमारा, ये देखिए, ये समीकरण एक ये वाला है मेरा, जो ए सी डी था, कोण कहाँ पर बना है, देखिए ध्यान से, ए सी डी, ए सी और डी, तो उसमें विथआउट अल्फा कंसंट्रेशन के तहत चलना है, तो फिर उसको किस तरह से अपन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, किस तरह से उसको रख लिए हैं, थीटा माइनस ए। तो थीटा माइनस ए कैसे करेंगे, वो टोटल एंगल जोड़ लेंगे। जैसे देखो, इस त्रिभुज में जो कोण ए है, ये कोण ए और ये इन दोनों का एक अंतर कोण इस तरह का यहाँ पर सेटअप लगाकर, तो इसके सॉल्यूशन के लिए अपन को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हमको प्रूफ करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए बटे बी प्लस ए tan अल्फा। तो सिचुएशन जिस तरह से दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे कि माना एक दंड AB गोले के केंद्र पर 2 अल्फा कोण बनाता है संतुलन की अवस्था में। तो ए बी यही वो रॉड है जिसके बारे में बात कर रहा है, जो कि एक चिकने गोले के अंदर किसी झुकाव एंगल थीटा पे यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो चित्रानुसार ए बी के सिरों ए और बी पर क्रिया करने वाली दो प्रतिक्रियाएं, दो फोर्स काम करेगा। एक फोर्स इस तरह से गोले के केंद्र पे काम करेगा और एक बल एस इस तरह से गोले के केंद्र पे काम करेगा, जो कि दोनों सेंटर से गुजर रही है। और एक तीसरा फोर्स जो इस खुद बार, इस दंड का जो भार है, इस रॉड का जो भार है, वो नीचे की ओर इसके ग्रेविटेशनल सेंटर से होते हुए नीचे की ओर डब्लू काम करेगा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो ये ग्रेविटेशनल सेंटर हो गया, ये वाला पॉइंट जहां से गुजरता है। ठीक, इस वाले बिंदु से ये वाले डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस बी है। दो भाग में बटा हुआ है, वो दिया है आपके क्वेश्चन में कि दो भागों में बटते हुए जाता है, उसको ग्रेविटेशनल सेंटर बांटता है। ये देखिए, जिसका गुरुत्व केंद्र उसे ए और बी दो भागों में विभाजित करता है। तो जी जो है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया है, जहां से जी गुजरा है उसके इस तरफ ए है, उसके इस तरफ बी है। इंक्लाइनेशन इस रॉड का कितना है, झुकाव कितना है, थीटा है ये वाला। तो अगर ये डी ओ डी आप रचना हम लोग किए हैं, वो खसकते अगर यहाँ आ जाएगा, मतलब रॉड अगर किसी भी टाइप के इंक्लाइनेशन में नहीं है, अगर सीधा ऐसा रखा है, व्यास के अनुदिश रखा है, तो भाई थीटा का एंगल मान 0 होगा। मतलब जितना झुकाव है एंगल, ये वाला इंक्लाइनेशन जितना बना है थीटा, वही ये वाला डिफरेंस भी उसी अमाउंट ऑफ एंगल को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि अगर रॉड को ऐसे रख दोगे तो फिर ये सीधा सीधा बीचों बीच जाएगा, अभी वैसा नहीं है। ठीक, तो फिर उसके लिए हमने क्या किया, ये तीनों बल डिफाइन कर दिया। अब तीन बल क्या बोला है क्वेश्चन में कि संतुलन की अवस्था में, साम्य अवस्था की स्थिति में काम कर रहे हैं। उस अवस्था में हमें सिद्ध करना है कि साम्य अवस्था में ये आता है। ये यहाँ पे केंद्र पे 2 अल्फा कोण बन रहा था, मतलब इस ओडी लंब के एक तरफ अल्फा कोण है और इस तरफ भी क्या है, अल्फा कोण है। दो भाग में बढ़ गया है कोण। ठीक, तो चलिए प्रूफ के लिए क्या करेंगे, क्या क्या हमें मिला है जी। देखिए, संतुलन की अवस्था में कार्यरत है तो एओडी ये वाला अल्फा होगा और बीओडी ये भी अल्फा होगा। डीओजी, कौन डीओजी का हमारा, देखिए डीओजी ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल आपका कितना बनेगा 90, क्योंकि ये 90 अंश है ये वाला, और 90 माइनस डीजीओ, मतलब डीजीओ जो कि बराबर होगा आपके डीएएन के। ये बिंदु एन है ना, मतलब यही वो एंगल है, कहने का तात्पर्य सीधी सीधी बात, यही वो एंगल है जो यहाँ पे बन रहा है। ठीक, जो कि 90 माइनस डीजीओ के बराबर है। तो फाइनली डीएन थीटा है जो कि डीओ जी के बराबर है आपका। तो फाइनली अब हम लोग इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति प्रमेय को अप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से। कौन सा त्रिकोणमिति प्रमेय, एबी वाला, जो अभी हमने रिजल्ट में निकाला था सॉल्व करके, ये वाला, कि हम जानते हैं कि m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट ए माइनस एम कॉट बी होता है करके। बड़ा है, बस इसको अप्लाई करने से तुरंत इसका प्रूफ आपको इजिली मिल जाएगा। तो वही देखिए, इस त्रिभुज में m प्लस एन कॉट थीटा एन कॉट ए माइनस एम कॉट बी अप्लाई करने से कौन कौन सा चीज क्या क्या था उसको रखेंगे। यहाँ पर m और n की जगह मेरा a और b था, क्योंकि a और b भाग में बांटा था। कॉट थीटा कहाँ पे बन रहा है, तो थीटा कौन है जी हमारा, थीटा देखिए डायग्राम में DOG, तो ये थीटा है, इज इक्वल टू, तो DOG, सॉरी थीटा हमारा कहाँ बना है, OGB पे, देखिए कहाँ पर है, OG और B। ओके, ठीक, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यहां से देखिए, जैसे ये कब बनता है थीटा जी, अगर कोई ये जो त्रिकोणमिति प्रूव करते समय कि ये जो कोई लंब रेखा ऐसा जो खींचा रहता है उसके साथ बनता है थीटा यहाँ पर।
ऐसा, ये थीटा है और ये m और n था। तो उसी आधार पे हमारे इस क्वेश्चन में कौन सा थीटा होगा, देखिए जरा। हमारे इस क्वेश्चन में ये जो लाइन जहां से गुजरेगा, ये लाइन जहां से ऐसे गुजरेगा, उसको हमारे फॉर्मूले के लिए थीटा बोलोगे, जिसका मान जो है 90 माइनस DGO के बराबर है। ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है उसको, तो उसी को फॉर्मूले में पुट किए हैं कि ये हमारा OGB है, ठीक। OGB इज इक्वल टू बी कॉट ए कहाँ पे बन रहा है, OAB पे, और बी कहाँ पे बन रहा है, OBA पे। तो उसको भी देख लो, कोण ए कहाँ पे बन रहा है, OAB, देखिए OAB, और OBD पर बी एंगल बन रहा है। और ये जो थीटा था वो ठीक 90 माइनस थीटा के बराबर, यहाँ जो बनने वाला कोण था, क्योंकि भाई ये वाला थीटा और यहाँ जो बनेगा जिसको आप थीटा बोल रहे हो, भाई नाम भले मैं थीटा दे दिया हूँ, लेकिन ये वाला कोण और यहाँ जो बनेगा कोण वो बाहर के, यहाँ पे, यहाँ तो 90 अंश है ना, यहाँ पे बनने वाले 90 अंश कोण बहिष्कोण की परिभाषा से वो दोनों कोण इन दोनों के सम के बराबर होगा, जिसको बाद में जब समराइज करोगे तो इस कोण का आप मान निकालते रहोगे, जो कि इस 90 और इस वाले थीटा के इधर जाके आएगा। तो वही चीज फॉर्मूले में आया है, इसीलिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिखे हैं। सिमिलरली आपका OAB क्या है, तो ये वाला OAB कहाँ पर है, देखिए जरा, OAB, तो ये वाला कोण, तो चूंकि यहाँ पे अल्फा बना है, याद रखेंगे 2 अल्फा कोण अंतरित किया था सेंटर में, तो यहाँ पे अल्फा बना है और यहाँ पे आपका कोण A है और ये वाला फिर 90 है, तो फिर इस अल्फा का मान 90 माइनस ये वाला आ जाएगा ना, 90 माइनस अल्फा करूंगा तो ये आ जाएगा। और इस तरफ का कोण अब B चाहिए, कोण B चाहिए, और यहाँ पे 90 अंश बना है, तो इन दोनों कोणों का योग, यहाँ पे अल्फा है और ये वाला अल्फा है, तो अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू B, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। तो ये B और ये इस तरह से वहां पे उस तरह से डिफाइन करके 90 में आ जाएगा, ये वाला 90 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा बना था, ठीक। तो ये कोण B हमने निकाल लिया, कोण A हमने निकाल लिया, कोण G इस तरह से निकाल लिया, और सब चीजों को जब आप इस तरह से सेट आउट करोगे तो cos 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस अल्फा tan अल्फा, cot 90 माइनस अल्फा tan अल्फा, और इसको समराइज कर दोगे तो इजिली ये चीज आपको मिल जाता है। मेन ये वाला एक्सप्रेशन आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर से मैं उसको रिपीट कर दूं कि देखो जो लिखा है उसको डायग्राम के अकॉर्डिंग आप कैसे समराइज कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक। ये एक्सप्रेशन, पहले मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर चलिए स्टूडेंट थोड़ा इसको फिर से एक बार समझिए, ये अपना एक्सप्रेशन लिखा है ना, देखिए यहाँ पर ऐसे रखने के बाद ये फॉर्मूला है m प्लस एन कॉट थीटा n कॉट a माइनस m कॉट b, तो a प्लस b, m और n की जगह a और b है, और कॉट थीटा कहाँ पे बनता है, तो OGB है वो डायग्राम में, थीटा और यहाँ पे a और यहाँ पे b, तो a और b कहाँ पे बनता है हमारे उस वाले डायग्राम फॉर्मूले में, देखो a यहाँ बनता था, ए यहाँ बनता था, बी यहाँ पे बनता था, और थीटा यहाँ पे बनता था। इन्हीं तीनों चीजों को यहाँ पे हमारे सिचुएशन में हमने लिखा है, तो ये हमने लिख दिया कि भाई a प्लस बी कॉट OGB, क्योंकि यहीं पे वो वाला थीटा बनेगा ना, यहाँ नोटेशन को ध्यान में दीजिएगा, वो जो बनेगा थीटा जो मेन फॉर्मूले के लिए थीटा है वो वाला, b इज इक्वल टू बी कॉट OAB, b क्योंकि n रहता है, OAB ये वाला OAB माइनस a कॉट OBD ये वाला। अब देखिए ये वैल्यू कैसे कैसे निकलता है, OGB जो है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो प्लस ये वाला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और मेरे को इसका मान निकालना है, इसलिए इसका मान 90 माइनस थीटा मिलेगा, ये मिल गया। OAB क्या है, देखिए OAB, तो देखिए यहाँ पे a कोण है, यहाँ पे बना है अल्फा, यहाँ पे बना है अल्फा, और त्रिभुज OAD को देखोगे तो बाहर में है 90 डिग्री, तो ये वाला कोण प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 करूंगा, तो ये वाला कोण कितना मिलेगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये बहिष्कोण है। OBD निकालूंगा तो ये वाला अल्फा है, ये वाला 90 है, और ये वाला हमारा B है, तो अल्फा प्लस 90 प्लस B, तो अल्फा प्लस 90 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो b का मान निकालोगे तो उधर जाके घट कर वो 180 में से 90 घट जाएगा, तो फाइनली 90 माइनस अल्फा फिर वहां पे मिल जाएगा आपको। तो फाइनली ये तीनों एंगल आपने इस तरह से ऐसे डिफाइन करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रटने जैसा है, थोड़ा सा थ्योरम जैसा है, इसलिए बार बार वेरिएशन नहीं आता, तो आप इन चुनिंदा क्वेश्चंस को ही अगर समझ के बना लेंगे तो एग्जाम में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगा।
तो फिर यहाँ से हमको 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा मिल गया, जिसको कन्वर्ट करके tan वगैरह ऐसा कर लेंगे और फिर तो फिर ईजिली ये चीज मिल जाएगा कि एक तरफ tan थीटा इज इक्वल टू बी माइनस से tan अल्फा। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। बहुत बार पूछा है स्टूडेंट, ये एप्लीकेशन पार्ट था। तो ये क्लास में यहीं तक एंड करता हूँ। ये पहला क्लास आज मैकेनिक्स यूनिट नंबर 1 के कुछ बेसिक टॉपिक्स को लेते हुए बनाया गया था, जिसमें समानयन ऑफ बलों के लिए टू डायमेंशनल का कंडीशन हमने जाना, ठीक, छोटे-छोटे परिभाषाओं को जाना, इस थ्योरम को अच्छे से हमने बनाया। इस थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने इसके रिजल्ट्स को जाना कि शिफ्टिंग कर देंगे अगर हम लोग ओरिजिन को तो क्या होगा। फिर इसके बाद हम लोग इसके आधार पर ही एक और साम्यावस्था का क्या कंडीशन होता है उसके बारे में प्रतिबंधों को जाना, जो कि 0 के बराबर करने से आता है 2 डायमेंशन में, अभी 3 डायमेंशन नहीं जाएँगे अपन। तो ये रिजल्ट रहा। उसके बाद हम लोग ने बहुत महत्वपूर्ण लामी का प्रमेय इसमें पढ़ा, ठीक? लामी के प्रमेय के प्रूफ देखे और उसके 2 महत्वपूर्ण ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस को भी डिराइव करके लेके आए, जो कि भी एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि लामी की प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए। ये देखा और एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि लामी के प्रमेय और इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के आधार पे आधारित था, उसको हमने सॉल्व किया इस तरह से, ठीक? अब आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि मैं आगे और क्लासेस डिलीवर करूँ या ना करूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करिएगा, ताकि फिर आपके एग्जाम से पहले-पहले तक एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लासेस हर यूनिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को लेते हुए मैं आपको डिलीवर कर सकूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर, आई होप आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो मिलते हैं हम लोग हमारे नए नेक्स्ट क्लास में इस मैकेनिक्स के पेपर के लिए। ओके, थैंक यू।